इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने पिछले दिनों में दोस्तों संस्कृत के सिलेबस के ऊपर दोस्तों चर्चा हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक संस्कृत से रहेगा, जिसमें से हम आज वर्ण विचार को पढ़ने का दोस्तों प्रयास करेंगे। दोस्तों तो थोड़ी सी क्लासें दोस्तों लंबी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों हमें संस्कृत को भी जल्दी से ख़त्म करके दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट को भी दोस्तों स्टार्ट करना होगा। तो ये दोस्तों सीटेट बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए दोस्तों मोस्टली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे लोगों तक इन क्लासों को दोस्तों शेयर करिए और इन क्लासों को दोस्तों भेजने का प्रयास करिएगा। दोस्तों तो हम दोस्तों संस्कृत पढ़ने से पहले दोस्तों हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले व्याकरण से संबंधित जानकारी जान लेंगे। दोस्तों कभी कभी सीधा इसी व्याकरण में ही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों व्याकरण शब्द में यदि पूछ लिया जाए दोस्तों क्या है, एक भी उपसर्ग है दोस्तों और एक आंग उपसर्ग है। दोस्तों ये उपसर्ग दोस्तों और प्रत्यय हिंदी से बिल्कुल ही अलग होंगे। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों मैं बता रहा था, इसमें बी उपसर्ग और आंग उपसर्ग है, और दोस्तों इसमें कौन सी धातु है, कृ धातु है। और दोस्तों इसमें यदि मैं प्रत्यय की दोस्तों बात कर लूँ तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, अपना ल्योट प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास कलर पेन है, तो दोस्तों मैं कलर पेन का भी यूज करूँगा। दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, ल्योट प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। अब दोस्तों थोड़ा सा ल्योट प्रत्यय को भी समझ लेंगे। जो दोस्तों ल्योट प्रत्यय है इसकी तो दोस्तों लसक तद्धित सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, और ये दोस्तों टा है जो इसकी हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। तो शेष दोस्तों क्या बचेगा, यू, और दोस्तों यू को एक सूत्र होता है यवारनाको सूत्र। दोस्तों जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से डिटेल से चर्चा करूंगा। अभी के लिए दोस्तों सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, एक दोस्तों सूत्र होता है यवारनाको सूत्र से दोस्तों यू को क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, अनादेश हो जाता है। यानी कि दोस्तों यू के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अन आदेश हो जाता है। और दोस्तों मैंने बताया यवारनाको सूत्र से अन आदेश हो जाता है। और दोस्तों ये जो ल्योट प्रत्यय है, ल्योट प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ पर करते हैं, नपुंसक लिंग में करते हैं। यानी कि दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, नपुंसक लिंग में दोस्तों इसका प्रयोग होता है। तो इसमें यवारनाको सूत्र से अनादेश हो गया। दोस्तों यदि हम इसकी पहचान की दोस्तों बात कर लें तो कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे दोस्तों आपको नम शब्द दिखाई दे जाए या दोस्तों रम शब्द दिखाई दे जाए तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा प्रत्यय होता है, ल्योट प्रत्यय होता है। ये दोस्तों इसकी पहचान होती है। और दोस्तों इसमें कितने उपसर्गों का योग किया गया है, इसमें दोस्तों 2 उपसर्ग हैं। उपसर्ग को ही दोस्तों हम प्रादयाह भी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों ये किसके प्रारंभ में लगते हैं दोस्तों, धातु या शब्द के प्रारंभ में। दोस्तों किसके शब्द में, धातु या दोस्तों शब्द के पूर्व बोल दें या दोस्तों प्रारंभ बोल दें, शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग किया जाता है। यदि दोस्तों प्रादियों की संख्या पूछ ली जाए तो दोस्तों कितनी बतानी है अपन को, 22 बतानी है दोस्तों। यानी कि संस्कृत में बोले इसको तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 2 में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भी बताने का दोस्तों प्रयास करूंगा, क्योंकि हमें गिनती भी साथ में पढ़नी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों थोड़ा स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने व्याकरण बताया। और दोस्तों एक शब्द और पूछा जाता है, व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोला जाता है। जो दोस्तों व्याकरण जानता है तो दोस्तों उसको वैयाकरण बोलते हैं। यानी कि दोस्तों वैयाकरण किसे बोलते हैं, यानी कि व्याकरण के ज्ञाता को दोस्तों क्या बोलते हैं। मेरे पास दोस्तों कलर पेन है तो मैं आज यूज करूँगा, फुल दोस्तों उसका लाभ लेंगे। व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोला जाता है दोस्तों, वैयाकरण बोला जाता है। यदि इसमें दोस्तों आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाए तो दोस्तों
कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों अड़ प्रत्यय का योग किया गया है, बल्कि दोस्तों आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने दोस्तों आपको बता दिया दोस्तों, इसमें बता दिया है मैंने। यदि आप लिखना चाहें तो दोस्तों लिख भी सकते हैं। व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, अड़ प्रत्यय है। और दोस्तों अड़ प्रत्यय क्या है, ये तद्धित प्रत्यय है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ यदि आप सोच रहे हैं तो। इसमें दोस्तों कौन सा अड़ प्रत्यय, जब दोस्तों मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगा तब दोस्तों और अच्छे से चर्चा करेंगे, जो कि ये दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। तो दोस्तों अपन व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, तो व्याकरण पढ़ने से पहले दोस्तों हमें इनकी जानकारी थोड़ी थोड़ी दोस्तों होनी चाहिए, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये दोस्तों सभी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, बी दे देगा और अंग दे देगा, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है। कितने उपसर्ग हैं, 2 पूछा जा सकता है। उपसर्ग को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रादिया बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 22 होती है, 2 और दोस्तों इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो ल्योट प्रत्यय है, ये पूछा जा सकता है। और ये वार्नाको सूत्र को कौन सा आदेश होता है, तो दोस्तों अनादेश होता है। और दोस्तों इसमें व्याकरण शब्द भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कौन सा है, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, क्योंकि इसमें ल्योट प्रत्यय का योग किया गया है। और दोस्तों व्याकरण के ज्ञाता को दोस्तों क्या कहा जाता है, वैयाकरण कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्वेश्चनों की भी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों हम संस्कृत पढ़ेंगे, तो संस्कृत की भी थोड़ी सी दोस्तों हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब हम चालू करेंगे संस्कृत को पढ़ना। तो दोस्तों संस्कृत को भी जानेंगे। तो संस्कृत में दोस्तों इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं दोस्तों, एक सम उपसर्ग, और दोस्तों इसमें सम उपसर्ग पूर्वक दोस्तों कौन सी धातु है, इसमें कृ धातु हो जाएगी, क्योंकि ये धातु से दोस्तों पहले लगते हैं। सम उपसर्ग कृ धातु पूर्वक, और दोस्तों इसमें कित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपने संस्कृत को जाना। अब दोस्तों हम इसके उपनामों की दोस्तों बाद में चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों जान लें संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लें। संस्कृत दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो संस्कृत दिवस अपना दोस्तों मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा के दिन दोस्तों। कब, श्रावण पूर्णिमा के दिन, ना कि दोस्तों अमावस्या। अब ये दोस्तों श्रावण पूर्णिमा कब आती है, तो ये दोस्तों रक्षाबंधन के समय पर, रक्षाबंधन के समय पर दोस्तों होता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, संस्कृत सप्ताह कब मनाया जाता है। संस्कृत सप्ताह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों संस्कृत सप्ताह दोस्तों रक्षाबंधन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में मनाया जाता है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको रक्षाबंधन लिख दिया दोस्तों मैंने, और इसके 3 दिन पहले, यानी कि दोस्तों 3 दिन पहले, और दोस्तों इसके 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो दोस्तों कितने दिन हो गए, 7। देखिए दोस्तों 3+1 रक्षाबंधन का, और यहाँ भी 3, तो दोस्तों इस प्रकार से कितने हो गए, 7 दिन हो गए दोस्तों। अब हम थोड़ी सी दोस्तों इसके बारे में और भी जानने का दोस्तों प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसकी द्वितीय भाषा दोस्तों क्या है, संस्कृत है। तो भारत का, ये भी लिख लेंगे, भारत का एक मात्र राज्य जिसकी द्वितीय भाषा क्या है दोस्तों, संस्कृत है। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है उत्तराखंड दोस्तों।
आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए संस्कृत से संबंधित। अब दोस्तों हम इसके कुछ उपनामों की भी चर्चा कर लें। संस्कृत को और दोस्तों किन किन नामों से जाना जाता है, इसके उपनाम की दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसको देववाणी बोला जाता है दोस्तों, देववाणी, क्योंकि ये दोस्तों देवताओं की वाणी है। और दोस्तों इसी को देव भाषा भी बोला जाता है दोस्तों। और इसी को दोस्तों भारती भी बोला जाता है। अब इसको दोस्तों भारती क्यों बोला जाता है, तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी दोस्तों कहानी है। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको कहानी भी बता दूं कि इसको दोस्तों भारती क्यों बोला जाता है। नहीं तो दोस्तों मैं लिख के चला जाऊंगा तो आप रटने में दोस्तों दिक्कत पड़ सकती है। तो दोस्तों एक समय की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है दोस्तों। संस्कृत के शेक्सपियर हो गए, जैसे दोस्तों इंग्लिश के भी शेक्सपियर थे तो उसी प्रकार संस्कृत के भी शेक्सपियर थे। और दोस्तों वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति थे जिसका आपने और हम सभी ने दोस्तों नाम सुन रखा है, जिनका नाम दोस्तों क्या था, कालिदास था दोस्तों। ये मूर्ख थे। जब दोस्तों इन्होंने तपस्या की तो दोस्तों माँ भगवती का इन पर ऐसी कृपा हो गई कि दोस्तों इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना कर डाली। तो दोस्तों उन 7 ग्रंथों में भी दोस्तों इन्होंने 3 तो दोस्तों नाटक लिखे, जिनमें से दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम और दोस्तों मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम, इनमें से दोस्तों 3 नाटक लिखे। और दोस्तों 2 महाकाव्य लिखे जो कि रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 दोस्तों क्या लिखे इन्होंने, महाकाव्य लिखे। और दोस्तों 2 इन्होंने खंड काव्य लिखे, जिसमें से दोस्तों मेघदूत और ऋतु संहार। तो दोस्तों मैंने आपको 7 ग्रंथ बता दिए। जब दोस्तों वो मूर्ख व्यक्ति है 7 ग्रंथों की रचना कर सकता है तो दोस्तों हम थोड़ी सी मेहनत करके दोस्तों अपने उद्देश्य को तो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और उसमें से भी दोस्तों जो नाटक है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें दोस्तों दुष्यंत और दोस्तों किसका, शकुंतला का बहुत ही प्रेम पूर्वक वर्णन किया गया है, यानी कि दोस्तों प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मैं उसको भी थोड़ी सी स्टोरी के रूप में दोस्तों बता दूं। उसमें कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम काव्येषु नाटकम रम्यम, और दोस्तों तत्र रम्या शकुंतला तत्र पिच चतुर्थ्यो अंक, और दोस्तों श्लोके चतुष्टयम, यानी कि दोस्तों उसमें मैं इसका अर्थ बताने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यानी काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में दोस्तों रमणी क्या है, उसमें भी क्या है दोस्तों रमणी नाटक। और फिर दोस्तों दूसरी लाइन मैंने बोला है तत्रा पिच चतुर्थ्यो अंक, यानी कि उस दोस्तों नाटक में भी दोस्तों कौन सा नाटक रमणीय है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और दोस्तों श्लोके चतुष्टयम, यानी कि दोस्तों यानी कि तत्र पिचा चतुर्थ्यो अंक, उस दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक थे, 7 अंक थे। उन 7 अंकों में भी दोस्तों चौथा अंक, और दोस्तों उन चौथे अंकों में भी मैंने आपको बोला श्लोके चतुष्टयम, उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक दोस्तों बहुत ही कैसे हैं दोस्तों, श्रेष्ठ माने गए हैं। इसके लिए उपमा के रूप में दोस्तों किसको हम देख रहे हैं, कालिदास जी को। और दोस्तों भारवी को दोस्तों किसके रूप में देख रहे हैं, गौरव के रूप में। कभी कभी दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों किसने उपमा की है, तो कालिदास ने। और दोस्तों गौरव के रूप में दोस्तों किसको, भारवी को देख रहे हैं। दोस्तों जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था जो कि बहुत ही रमणीय है, उसी के बारे में मैं दोस्तों थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मैं इसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि भारती नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक का दोस्तों काम कौन करता है, दुष्यंत करता है। और नायिका का दोस्तों काम कौन करती है, शकुंतला करती है। आपने इनका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा दोस्तों, तो मैं इसी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जिनके दोस्तों शकुंतला थे, उनके पिता का नाम दोस्तों क्या था, विश्वामित्र था। और दोस्तों उनकी माता का नाम क्या था, मेनका था। एक बार की दोस्तों बात है, जब दोस्तों ये दोस्तों कहाँ रहते थे, कनौ ऋषि के, इन्होंने इसके पास में रहती थी दोस्तों। कनौ ऋषि ने इनका दोस्तों शकुंतला का क्या किया था,
पालन पोषण किया था, इसलिए इसे कण्व ऋषि की पुत्री भी बोला जाता था, यानी कि कण्व ऋषि की दोस्तों लड़की भी आप बोल सकते हैं। तो एक समय की बात है दोस्तों, कण्व ऋषि कहीं दोस्तों चले जाते हैं। दोस्तों कण्व ऋषि कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, कहीं पर चले जाते हैं दोस्तों। तो उसी समय दुष्यंत का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है उसी कण्व ऋषि की कुटिया पर दोस्तों, शकुंतला के पास। तो दोस्तों दुष्यंत शकुंतला को देखता है और शकुंतला दुष्यंत को देखती है। तो दोस्तों उनका आंखों ही आंखों में दोस्तों प्रेम ही क्या दोस्तों, वो तो गंधर्व विवाह ही हो जाता है। गंधर्व विवाह बोलें तो दोस्तों प्रेम विवाह, और उसको दोस्तों इंग्लिश में बोलना चाहे तो दोस्तों आप उसको भली भांति तरीके से जानते हैं। तभी दोस्तों वहाँ से दुर्वासा ऋषि दोस्तों गुजरे। तो दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को बोला कि दोस्तों जिसको आप चाह रही हैं वो आपको भूल जाएगा। दोस्तों ये उसने श्राप दे दिया कि जिसको आप चाह रहे हैं वो आपको भूल जाएगा। तब दोस्तों उसकी सखी सहेलियों ने बोला, शकुंतला की सहेलियों ने दुर्वासा ऋषि को कि महाराज जी आप ऐसा ना करिए। तब दोस्तों उसने दुर्वासा ऋषि ने कहा, यदि दुष्यंत आपको गिफ्ट के रूप में दोस्तों कुछ दे के जा रहा है और यदि वो पहचान लेगा तो समझ लीजिए कि वो आपको नहीं भूलेगा। तो दोस्तों अब दुर्वासा ऋषि थे तो दोस्तों उनका श्राप तो लगना ही था। एक बार की दोस्तों बात है, जब दोस्तों कण्व ऋषि वहाँ से गुजरे, यानी कि आए दोस्तों कुटिया पर, कण्व ऋषि को दोस्तों क्या हुआ पता चल गया। तो दोस्तों उसने क्या कर दिया, शकुंतला का विवाह दुष्यंत से यानी कि दोस्तों विदाई करने के लिए दोस्तों उसको विदाई कर दिया। तब दोस्तों शकुंतला दुष्यंत के साथ जा रही थी तो दोस्तों रास्ते में एक नदी पड़ गई। तो उसमें दोस्तों उसकी अंगूठी उसने जो गिफ्ट में दिया था, किसने दोस्तों, दुष्यंत ने शकुंतला को गिफ्ट में दोस्तों अंगूठी दे दी थी। दोस्तों समझिए उस समय भी अंगूठी भी चलती थी। आजकल दोस्तों मोबाइल देते हैं अपन लोग, तो दोस्तों अंगूठी दे दी तो वो दोस्तों अंगूठी उस नदी में गिर गई। तो दोस्तों दुष्यंत ने शकुंतला को नहीं पहचान पाया, क्योंकि दोस्तों वो अंगूठी होती तो वो पहचान जाता, क्योंकि वो दोस्तों वो गर्भवती भी दोस्तों हो चुकी थी। तो दोस्तों उसने दुष्यंत ने उसको नकार दिया, यानी कि दोस्तों मना कर दिया। फिर दोस्तों वो शकुंतला मारी मारी अपनी कुटिया पर आई। तब दोस्तों और दुष्यंत वहाँ से लौट जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो शकुंतला है वो दोस्तों कहाँ पर पहुँच जाती है, मारीच ऋषि के आश्रम में पहुँच जाती है। और दोस्तों मारीच ऋषि के आश्रम में ही एक दोस्तों वो पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम सर्वदमन था। दोस्तों सर्वदमन को क्या कर देती है दोस्तों, जन्म दे देती है, जिसके पास दोस्तों सर्वदमन के पास अपराजिता नाम की दोस्तों एक औषधि थी। अपराजिता नाम की उसके पास ऐसी औषधि थी कि दोस्तों जो उस औषधि को दोस्तों छूता था तो उसके परिवार का पता चल जाता था, क्योंकि दोस्तों जो सर्वदमन था उसको ये थोड़ी ना पता था दोस्तों कि मेरा पिता कौन है। जो दोस्तों उसको छुएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा पिता है या मेरे परिवार का है। और दोस्तों कोई अन्य परिवार का लोग यदि उसको छूता है तो वो क्या हो जाता था दोस्तों, भस्म हो जाता था, यानी कि उसकी मौत ही हो जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों फिर क्या होता है, एक बार की बात है दोस्तों, मैंने ये आपको बताया। तो दोस्तों फिर इसके बाद उसने दोस्तों परिवारजनों की उसकी पहचान होती थी। तो दोस्तों परिवारजनों को दोस्तों उसने पहचाना उसी दोस्तों औषधि से। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी बता रहा हूँ, दोस्तों ज़्यादा लंबी स्टोरी बताऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला वापस आ जाते हैं घर। तो दोस्तों उसका जो सर्वदमन था उस लाडले का नाम दोस्तों क्या रख दिया गया, भरत नाम रख दिया गया। दोस्तों ये कहानी आपने सुनी होगी। तो दोस्तों उसका नाम क्या था, भरत रखा गया। तो भरता नाम देशा भारता कथ्यते, यानी कि दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, भारत जैसे योद्धाओं के देश को दोस्तों क्या बोला जाता है, भारत बोला जाता है। और दोस्तों भारत में रहने वाले लोगों की भाषा को दोस्तों क्या बोला जाता है, भारतीय बोला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको
ये समझ में आ गया होगा कि दोस्तों इसका नाम भारती क्यों पड़ा, इसको भारती दोस्तों क्यों कहते हैं। तो दोस्तों और ये भी समझ लीजिए दोस्तों हम संस्कृत को क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके भी बारे में मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं दोस्तों। स्टोरी, संस्कृत हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में आता है तो इस वजह से हम संस्कृत पढ़ते हैं, नहीं आती तो दोस्तों नहीं पढ़ते, ऐसा उत्तर इसका नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों भारतीय संस्कृति में दोस्तों विवाह संस्कृति की एक दोस्तों परंपरा होती है और उसमें भी दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों उस विवाह समारोह में क्या होता है दोस्तों, शिव और पार्वती का दोस्तों गुणगान किया जाता है और उसमें से भी दोस्तों वर जो है तो वधू से दोस्तों 4 क्या करता है, 4 वचन मांगता है और दोस्तों वधू वर से दोस्तों कितने वचन मांगती है, 7 वचन मांगती है। दोस्तों आपने ये स्टोरी दोस्तों सुनी होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं बताऊंगा तो वो क्लास कभी ख़त्म नहीं होगी, वो स्टोरी ही चलती रहेगी। तो दोस्तों हमें क्लास को भी आगे बढ़ाना है। उसमें से भी दोस्तों जो 4 वचन थे जो वर मांगता है वधू से, कि दोस्तों मैं उसमें से एक ही वचन आपको बताऊंगा, चारों नहीं बताऊंगा नहीं दोस्तों, ऐसे तो वो लंबी ही होती चली जाएगी क्लास। कि दोस्तों आप बिना आज्ञा के, मेरी आज्ञा के बिना बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन आजकल तो दोस्तों मानता भी कौन है। तो दोस्तों ऐसी कहानी है। तो पार्वती के घर में यानी कि पिताजी के यहाँ दोस्तों खूब बड़ा दोस्तों यज्ञ होता है। यानी कि दोस्तों क्या होता है, उसके घर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन होता है और दोस्तों उसके पिता ने उसकी पुत्री यानी कि दोस्तों पार्वती को नहीं बुलाया, लेकिन पार्वती ने बोला दोस्तों शंकर जी से कि मैं पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ, पिता के यहाँ जाऊँगी दोस्तों, जाऊँगी। तो भोलेनाथ ने दोस्तों मना किया। तो भोलेनाथ ने बोला कि मुझे पता है आप जाएंगी तो फिर वापस आएंगे भी नहीं, यानी कि आ भी नहीं पाएंगी दोस्तों, क्योंकि पति का दोस्तों वचन का क्या हो रहा है, यहाँ पर खंडन हो रहा है। तब दोस्तों पार्वती ने उसकी बात नहीं मानी भोलेनाथ जी की। तो वो दोस्तों पिता के यहाँ पहुँच गई। जब दोस्तों पिता के यहाँ पहुँची, उसको सम्मान नहीं मिला वहाँ पर, तब दोस्तों अग्निवेदिका में ही कूद करके उसने क्या कर दी थी, अपनी जान दे दी थी। तब दोस्तों नारद जी को पता चला और नारद जी वहाँ से दोस्तों दौड़ते दौड़ते आए और भोलेनाथ जी को बता दिए। तो दोस्तों भोलेनाथ जी ने उस समय दोस्तों क्या कर दिया था, यानी कि दोस्तों तब शिव जी ने क्या कर दिया, तांडव डांस किया, यानी कि दोस्तों तांडव नृत्य किया। उसमें भी दोस्तों नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम, इस प्रकार से दोस्तों डमरू बजा करके उन्होंने नृत्य किया। दोस्तों इसमें शब्द आया है नव पंचवारम दोस्तों। इसके लिए भी एक पॉइंट छूट रहा होगा तो दोस्तों उसको भी लिख लेंगे। सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी किसको बोला जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों, जब हम संस्कृत ही पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर भी संस्कृत ही होगा। तो दोस्तों मैं बता रहा था जो भोलेनाथ जी का दोस्तों क्या है, तांडव नृत्य है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा कर रहा था मैं। यानी कि दोस्तों नृत्यावसाने नटराज राजे और दोस्तों ननादि ढक्का नव पंचवारम, यानी कि दोस्तों इसमें शब्द आया है नव दोस्तों और पंच यानी कि 5। तो दोस्तों इस प्रकार से कितना हुआ 14। तो दोस्तों 14 क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र होते हैं दोस्तों। तो यहाँ से कितने माहेश्वर सूत्र निकल के आए दोस्तों, 14 माहेश्वर सूत्रों की दोस्तों भोलेनाथ जी की ये कहाँ से निकले, डमरू से निकले। ये दोस्तों पूछा जाता है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो दोस्तों कितने होते हैं मैंने आपको बताया 14 होते हैं। यदि दोस्तों मैं इसको संस्कृत में भी लिखना चाहूँ तो दोस्तों आप इसकी संस्कृत में भी गिनती लिख सकते हैं दोस्तों। सबको जोड़ते हुए पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको दोस्तों बोलते हैं
चतुर्दश, चतुर्दश। या दोस्तों इसमें दोस्तों कितने निकले? 14 माहेश्वर सूत्र निकले। अब दोस्तों माहेश्वर को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों माहेश्वर को भी जान लें। दोस्तों माहेश्वर सूत्र हम किसके बारे में जान रहे हैं दोस्तों? पहले माहेश्वर के बारे में, फिर दोस्तों हम सूत्र के बारे में भी जान लेंगे। माहेश्वर तो दोस्तों कहाँ से आई है? माहेश्वर आगता, यानी कि दोस्तों इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? महेश्वरस आगता, यानी कि दोस्तों पहला महेश्वरस आगता, महेश्वरस मैं दोस्तों ज़्यादा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, कहानी नहीं, तो दोस्तों वो क्लास तो इतनी लंबी हो जाएगी कि दोस्तों दिन भर नहीं ख़त्म हो पाएगी। ऐसी दोस्तों मुझे बातें बहुत सारी आती हैं, मैं आपको दिन भर भी दोस्तों आपको कहानी सुना सकता हूं दोस्तों, तब भी ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। समय समय पर दोस्तों सभी की चर्चाएं करते रहेंगे। और दोस्तों इसको और क्या बोला जा सकता है दोस्तों? महेश या उसकी डमरू से दोस्तों क्या किए गए थे? ये निकले थे। तो दोस्तों महेश या दोस्तों शिव के द्वारा कहे गए कथन भी इसको बोल सकते हैं हम। महेश या दोस्तों इसी को शिव बोल सकते हैं। महेश या शिव के द्वारा कहे गए कथन। तो दोस्तों आपका आज का टॉपिक ही है दोस्तों वर्ण विचार। तो दोस्तों ये वर्ण विचार का टॉपिक चल रहा है, उसमें भी दोस्तों हम माहेश्वर सूत्रों की दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों महेश या शिव के द्वारा कहे गए कथन। और दोस्तों तीसरा महेश की डमरू से निकले थे। ये किससे निकले थे? जब उसने डमरू बजाई थी, महेश की डमरू से निकले थे ये दोस्तों। तो आपने शायद 3-4 पॉइंटों को दोस्तों लिख लिया होगा। लेकिन दोस्तों जब ये सूत्र निकले तो दोस्तों इसको लिपिबद्ध या दोस्तों लिखने का प्रयास किसने किया, या दोस्तों ग्रहण किसने किया, ये बोल सकते हैं हम। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। माहेश्वर सूत्रों को दोस्तों ग्रहण बोल दें, ग्रहण, या ये दोस्तों ग्रहण शायद इस प्रकार से लिखा जाएगा या इस प्रकार से दोस्तों ग्रहण, या दोस्तों लिपिबद्ध दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों वो पाणिनि ने किया था दोस्तों। अभी हम पाणिनि के बारे में भी जानने वाले हैं। और दोस्तों पाणिनि को भी देख लीजिए, इस प्रकार से आपको शुद्ध ही दोस्तों लिखना है, बल्कि आपको पाणिनि ऐसे नहीं लिख देना है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आता है पाणिनि का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों वहाँ एग्जाम में बहुत सारी माइंड में बातें सेट होती हैं, तो दोस्तों हम जल्दबाजी में इसी पाणिनि को ही दोस्तों टिक करके चले जाते हैं दोस्तों, जो कि हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं दोस्तों? मैंने बता दिया माहेश्वर सूत्र दोस्तों, तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 14, यानी कि चतुर्दश। तो दोस्तों आपने इसके बारे में जाना दोस्तों, किसके बारे में? माहेश्वर के बारे में दोस्तों। अब हम सूत्र के बारे में भी जान लें थोड़ा सा, सूत्र किसे कहते हैं दोस्तों। बारी बारी से दोस्तों हम चर्चा करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिससे दोस्तों आपको समझने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े दोस्तों, और थोड़ा दोस्तों स्पीड से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे सूत्र के बारे में दोस्तों, किसके बारे में? सूत्र किसे कहते हैं, तो थोड़ी सी दोस्तों इसके बारे में भी जान लें। इसको दोस्तों अल्पाक्षर बोलते हैं। अल्पाक्षर का बोलें दोस्तों मीनिंग तो क्या होगा? जिसमें अल्पाक्षर हों। जैसे दोस्तों मैं कोई सूत्र लिख दूँ दोस्तों, समझेंगे अच्छे से। अल्पाक्षर जैसे दोस्तों मैंने चूटू लिख दिया, तो दोस्तों इसके लिए चू या दोस्तों चा वर्ग बोल सकता हूँ मैं, चू या चा वर्ग दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे ये टू में दोस्तों क्या हो जाएगा? टू या टा वर्ग दोस्तों इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों यदि इसी में समास पूछ लिया जाए, चू चा टू टा में दोस्तों कौन सा समास है?
तो इसमें दोस्तों कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों चा के योग में कौन सा समास होता है? तो दोस्तों द्वंद्व समास होता है। जैसे दोस्तों लवकस, लवश्चा, कुशश्चा, रामश्चा, लक्ष्मणश्चा, इस प्रकार से दोस्तों द्वंद्व समास है। तो दोस्तों आपने इसके बारे में भी दोस्तों जाना। और दोस्तों दूसरे पॉइंट की भी बात कर लें हम। इसी को दोस्तों असंदिग्धम भी दोस्तों बोलते हैं, यानी कि दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं हम? असंदिग्धम, यानी कि दोस्तों इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ? असंदिग्धम। इसका भी दोस्तों अर्थ समझ लें हम। असंदिग्धम का दोस्तों मतलब होता है जिसमें असंदेह हो, यानी कि दोस्तों संदेह रहित हो, जिसमें दोस्तों संदेह की कोई स्थिति ना हो कि ऐसा होता है तो दोस्तों होता है। उसी को तो दोस्तों हम सूत्र ही दोस्तों बोलते हैं। जब हम सिद्ध कर दें तभी तो वो दोस्तों सूत्र कहलाता है, यानी कि असंदिग्धम बोल सकते हैं जिसमें दोस्तों संदेह की स्थिति ना हो। और दोस्तों इसी को सूत्र को तीसरा क्या दोस्तों हम बोलते हैं? यानी कि दोस्तों इसके लिए मैं तीसरा पॉइंट बोल सकता हूँ। इसी को सारवत भी दोस्तों बोलते हैं, या इसी को सारवान भी दोस्तों बोल देते हैं। यानी कि दोस्तों इसका मीनिंग क्या हुआ? जिसमें दोस्तों क्या हो? एक सार हो, यानी कि दोस्तों प्रत्येक सूत्र का क्या होना चाहिए? सार होना चाहिए। अब दोस्तों हम थोड़ी सी संस्कृत जो व्याकरण के दोस्तों त्रिमुनि हुए उसके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा कर लें। दोस्तों किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अब हम संस्कृत के दोस्तों त्रिमुनि के बारे में। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। संस्कृत के कितने मुनि हुए दोस्तों? 3 मुनि हुए। वो कौन कौन से? एक दोस्तों जो मुनि हुए जिसके बारे में दोस्तों हमें बहुत अच्छे से जानकारी करनी है अभी दोस्तों, पाणिनि। और दोस्तों दूसरा पाणिनि, और दूसरा दोस्तों कात्यायन, जिसका दूसरा नाम दोस्तों वररुचि भी है, कात्यायन या वररुचि। और दोस्तों तीसरा नाम आपने सुन रखा होगा पतंजलि का नाम। तो दोस्तों इन सभी के बारे में भी हमें जानना है, और इन सभी की दोस्तों हम रचनाओं के बारे में भी दोस्तों क्या करेंगे? जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलना है। अब दोस्तों हम एक एक से बारी बारी से दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे, यानी कि पाणिनि को। दोस्तों हम बात करेंगे पाणिनि की। यहाँ से दोस्तों पाणिनि से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे, कहाँ के थे। तो दोस्तों हम जानेंगे पाणिनि। इस प्रकार से दोस्तों आपको पाणिनि लिखना है। तो दोस्तों पाणिनि को ही क्या बोला जाता है? प्राथमिक मुनि बोला जाता है। इन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है? प्राथमिक मुनि। ये दोस्तों सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्राथमिक मुनि किसे बोला जाता है? और ये दोस्तों तीनों दे देगा, पाणिनि, कात्यायन और दोस्तों तीसरा पतंजलि। तो दोस्तों जब आपको पता नहीं होगा तो आप उसका आंसर नहीं बता सकते। और दोस्तों दूसरा इन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? 2200 सूत्रों को दोस्तों लिपिबद्ध किया था। दोस्तों इन्हें क्या बोला जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों पाकिस्तान में हुआ था। और वो भी दोस्तों कौन से गांव में? तो दोस्तों सालातर गांव में हुआ था। और इनके दोस्तों यदि पिता को पूछ लिया जाए क्या नाम था, तो दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? पणिन था। और माता का नाम दोस्तों क्या था? दाक्षी था। और इनकी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई दोस्तों। आपने सुना होगा उस प्रसिद्ध रचना के बारे में जिसका नाम दोस्तों अष्टाध्यायी है, या उसी को दोस्तों हम सूत्रम भी बोल देते हैं। जिसमें दोस्तों कितने अध्याय हैं? नाम से ही पता चल रहा है 8 अध्याय हैं। और दोस्तों कितने पाद हैं? उसमें 4 पाद हैं। और दोस्तों कितने दोस्तों कुल दोस्तों 32 पाद हैं। और प्रत्येक पाद में दोस्तों 4-4
हैं दोस्तों, उसमें भी सूत्र पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं बता रहा था इनका जन्म स्थान, दोस्तों लिखते हुए चलें। जन्म स्थान के बारे में दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लें। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ दोस्तों? पाकिस्तान लिख दिया दोस्तों मैंने, पाकिस्तान लिख लेना अपने हिसाब से दोस्तों, पाकिस्तान। और उसमें भी दोस्तों गांव पूछा जाए तो कौन सा है? सालातर गांव है दोस्तों, सालातर ग्राम में हुआ था दोस्तों। अच्छे से याद रखना है, ये वाला दोस्तों सा है, शिव जी वाला, भोले भगवान वाला दोस्तों, ना कि ये वाला सा। ऐसे भी दोस्तों आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है लिखा हुआ। और ये दोस्तों सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि ये सब गलत होंगे दोस्तों। ये वाला सा है, इसको भी आपको याद रखते हुए दोस्तों चलना है। जो दोस्तों मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? पणिन था। और दोस्तों इसका नाम पाणिनि, इसका नाम पणिन दोस्तों इनके पिता का। और इनकी माता का दोस्तों नाम क्या था? दाक्षी था, दाक्षी। और दोस्तों यदि हम इनकी कृति या दोस्तों रचना की बात कर लें तो दोस्तों क्या थी? अष्टाध्यायी दोस्तों मैंने संधि रूप लिख दिया, दीर्घ संधि हो गई, अष्टाध्यायी। या दोस्तों इसी को हम बोल सकते हैं दोस्तों सूत्रम बोल सकते हैं। मैं दोस्तों क्या बोल सकता हूँ? इसको सूत्रम बोल सकते हैं, क्योंकि सूत्रकार भी तो दोस्तों इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों अष्टाध्यायी में भी दोस्तों जान लें कितने अध्याय हैं दोस्तों। अध्याय दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, अष्टाध्यायी में दोस्तों कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों 8 अध्याय हैं, यानी कि अष्ट अध्याय हैं, 8 दोस्तों, अष्ट लिखना चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, स्पीड से थोड़ा देखेंगे। 8 अध्याय। और दोस्तों प्रत्येक पाद में कितने दोस्तों भाग हैं इसके? यानी कि दोस्तों पाद कितने हैं? प्रत्येक अध्याय में दोस्तों कितने पाद हैं? 4 पाद हैं दोस्तों। प्रत्येक अध्याय की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल कितने पाद हुए? कुल पाद दोस्तों आप मैथ लगा सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। 4 पाद हैं हर अध्याय में, तो दोस्तों कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए, यानी कि दोस्तों 2 बोल सकते हैं इसको दोस्तों। संस्कृत भी लिखते जाएं, 2 क्योंकि दोस्तों हम गिनती भी पढ़ना है, तो एक साथ क्वेश्चनों को ही दोस्तों कवर करते हुए चलेंगे। और दोस्तों इसमें से दोस्तों आपसे दोस्तों सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मैं पहले सूत्र की भी चर्चा कर दूं, यानी कि दोस्तों अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र की दोस्तों हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? अष्टाध्यायी की। तो दोस्तों प्रथम सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम सूत्र। तो दोस्तों इसका प्रथम सूत्र होता है दोस्तों वृद्धिरादैच। दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। वृद्धिरादैच में दोस्तों ये कौन सा है? पहले अध्याय का है, और दोस्तों प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। यानी कि दोस्तों मैं इसके लिए क्या लिख दूं? सीधा लिख दूं प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। दोस्तों इसको भी याद रखना है, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। और दोस्तों इसका अंतिम सूत्र भी हमसे पूछा जा सकता है, अंतिम सूत्र। तो दोस्तों अंतिम सूत्र को भी हमें याद रखना है। इस प्रकार से 2 आलेख देने हैं दोस्तों। ये दोस्तों अंतिम सूत्र हो गया दोस्तों, आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा। और दोस्तों इसमें कुल सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। लगभग दोस्तों
4000 सूत्र के समथिंग है, यानी कि दोस्तों 3978 के समथिंग, यानी कि दोस्तों लगभग बोल दें तो 4000। इसको दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ, लगभग में बोल सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं की गई है। दोस्तों मैं थोड़ी एक बार क्लास को भी दोस्तों देख लूँ, कहीं क्लास तो नहीं दोस्तों रुकी हुई है, क्योंकि अपनी क्लास दोस्तों लंबी लंबी क्लासें हैं। यदि दोस्तों क्लासें रुक जाती हैं तो दोस्तों बड़ा ही दुख होता है। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा अब दूसरे मुनि यानी कि दोस्तों कात्यायन की कर लें, या दोस्तों उसी को वररुचि कहते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कात्यायन या वररुचि के बारे में। दोस्तों तो दोस्तों आपको लिखते हुए नोट्स बनाते हुए चलना है, तभी आप एग्ज़ाम में दोस्तों सफल हो सकते हैं। दोस्तों हम चर्चा करेंगे कात्यायन, या दोस्तों इसी को वररुचि भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कात्यायन या वररुचि। तो दोस्तों इन्हीं को वार्तिकार भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों इसके लिए क्वेश्चन आता है, इसको वार्तिकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों लिख लेंगे वार्तिकार किसको बोला जाता है दोस्तों, कात्यायन या वररुचि को। तो दोस्तों वार्तिकार इसको बोला जाता है। और दोस्तों इनकी कृति या रचना भी दोस्तों हमसे पूछी जाती है। तो दोस्तों कृति की बात करेंगे, कृति या दोस्तों रचना। तो दोस्तों इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति या रचना है वार्तिकम। ये दोस्तों सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले दोस्तों मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने दूसरे मुनि के बारे में जितना आपको जानना चाहिए था वो दोस्तों मैंने बता दिया। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा पतंजलि के ऊपर भी दोस्तों कर लें। पतंजलि को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पतंजलि को महाभाष्यकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों महाभाष्यम नामक कृति लिखी थी। अब दोस्तों अगले मुनि की चर्चा करेंगे हम पतंजलि की। तो दोस्तों इन्हें क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, महाभाष्यकार। यानी कि दोस्तों इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, महाभाष्यकार बोला जाता है। दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों रचना के बारे में भी लिख लें, रचना भी इनकी दोस्तों पूछी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों महाभाष्यम की रचना दोस्तों की थी। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों मुनियों के बारे में दोस्तों बता दिया। अब दोस्तों थोड़ी सी हम माहेश्वर सूत्रों के दोस्तों बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम माहेश्वर सूत्रों की चर्चा कर लें। माहेश्वर सूत्रों से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेंगे एक बार माहेश्वर सूत्र। तो दोस्तों कितने होते हैं, चतुर्दश दोस्तों 14। उसमें दोस्तों कौन कौन, तो मैं लिख रहा हूँ आ ई ओड़ अयोड़ री लिरिक अड़ो री लिरिक अयोड़ री ली, और दोस्तों का अयोड़ लिरिक एओंग एओच अयोड़ री लिरिक, और दोस्तों एओंग एओंग, और दोस्तों एओच, और दोस्तों है बारा टिलाड़ या मंगलम झाबाई घटदस जब घटदस खप छटत छटता कपय ससर हाल। दोस्तों धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे, दोस्तों क्रम से ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आप क्लास को और हम दोस्तों इंटरेस्टेड बना सकते हैं, और दोस्तों इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी में स्वर आते हैं, यानी कि दोस्तों अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर बोल सकते हैं, या दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ अच बोलें तो दोस्तों अच को ही हम क्या बोलते हैं,
स्वर बोलते हैं। यानी कि दोस्तों अच ये क्या है, प्रत्याहार है दोस्तों। अच क्या है, एक प्रत्याहार है दोस्तों। मैं बताऊंगा आपको प्रत्याहार कितने होते हैं, कब 42 होते हैं और कब कितने होते हैं दोस्तों, सभी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बार प्रत्याहार को समझ लेंगे। यदि हमें किसी का प्रत्याहार दोस्तों बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने अच लिखा तो दोस्तों शुरुआत से काउंट करेंगे। और दोस्तों प्रत्याहार में अंतिम हलंत वर्णों को नहीं काउंट किया जाता है। ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से विदित होना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से ये जानकारी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आ से काउंट करेंगे तो आ, ई, ऊ। तो दोस्तों ये हलंत्यम है तो हलंत को हटा देंगे, री आ जाएगा, लिरी आ जाएगा, ये ओ, ए और औ। दोस्तों चा को लास्ट वाले को दोस्तों काउंट नहीं करना है। यानी कि ये तो दोस्तों वैसे भी हलंत है तो दोस्तों इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों अचों की संख्या हमसे पूछी जा सकती है दोस्तों। तो अच कितने होते हैं दोस्तों, 9 बोलें तो दोस्तों 9। और दोस्तों अच किसके किसके दोस्तों अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा माहेश्वर सूत्र 1 और 4 तक दोस्तों दिया गया है। यानी कि 1 से 4 तक। कहाँ से दोस्तों, 1 से 4 तक माहेश्वर सूत्रों में दोस्तों इनकी दोस्तों क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो दोस्तों अच कितने होते हैं, 9 होते हैं। वो भी कौन कौन से, उसके बारे में भी दोस्तों लिख लें थोड़ा। आ, ई, ऊ, इसको तो दोस्तों लेना नहीं है। और यहाँ से री और दोस्तों री। फिर दोस्तों का को भी नहीं लेना है। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, ए, ओ और दोस्तों ए और दोस्तों आओ। क्योंकि दोस्तों ये हलंतम है तो इनको तो हमें काउंट करना नहीं है दोस्तों। तो काउंट करेंगे तो दोस्तों 9 ही हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों इस प्रकार से कितने हुए, 9 हो गए आज। लेकिन दोस्तों आपको क्रम भी दोस्तों याद रखना है। ये दोस्तों पूछा जा सकता है, एग्जामिनर है दोस्तों हमें किस टाइप में घुमा सकता है। ये दोस्तों आपको सावधानी बरतनी होगी। पहले दोस्तों आ दे सकता है ई, ऊ, री, ली। फिर दोस्तों इसके बाद ए के बाद दोस्तों ऐ दे देगा दोस्तों। तो अपन जल्दबाजी में रहते हैं कि आए ओ आओ। तो दोस्तों हिंदी वाले में दिमाग नहीं लगाना, ये संस्कृत है, अपनी अपनी दोस्तों लैंग्वेज की विशेषता होती है दोस्तों। संस्कृत कैसी है, परिशिष्ट है, परिकृष्ट है दोस्तों, परिमार्जित है। तो दोस्तों इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, किस प्रकार से नहीं। तो दोस्तों हमें सभी प्रकार के एंगल से दोस्तों तैयार रहना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं यदि बोल दूं अंतिम हल वर्णों को नहीं लिखा जाता है, या दोस्तों लिख दूं या आप समझ लेंगे, तो दोस्तों अंतिम हल वर्णों को नहीं गिना जाता है दोस्तों। प्रत्याहार में मैं लिख दूं नहीं दोस्तों, आप भूल भी सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ प्रत्याहार में अंतिम हल वर्णों को नहीं गिना जाता है। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से अच को देखा। अब दोस्तों इस अच में ही इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमसे, तो उसके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों मूल स्वर या ह्रस्व स्वर दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से हैं दोस्तों, मूल स्वर, ये दोस्तों सब क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। मूल स्वर या दोस्तों ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों मूल स्वर तो दोस्तों मैंने बताया था जिसमें एक मात्रा का समय लगे। दोस्तों आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आ, ई, ऊ, री। और दोस्तों ये तो दीर्घ या संयुक्त स्वर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अक प्रत्याहार। यानी कि दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, तो कौन से इसको दोस्तों अक प्रत्याहार भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये स्वर आते हैं दोस्तों। मूल स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अक प्रत्याहार के दोस्तों। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मूल स्वर को। और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, तो अक प्रत्याहार के नाम से। तो दोस्तों अक प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाएंगे, एक ये दोस्तों आ जाएगा, और दोस्तों ई आ जाएगा, और ऊ आ जाएगा, और दोस्तों
ये दोस्तों री आ जाएगा और दोस्तों री आ जाएगा। तो दोस्तों कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है 5 होती है। 5 बोलें तो संस्कृत में पंच भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों कितनी 5। 5 को संस्कृत में दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, पंच बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने मूल स्वर देखे। अब दोस्तों हमसे संयुक्त स्वर भी पूछा जा सकता है। दोस्तों संयुक्त स्वर के बारे में भी दोस्तों चर्चा कर लें, उम्मीद है आपको नीचे दिख जाएगा। दोस्तों संयुक्त स्वर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों संयुक्त स्वर पूछा जाए तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ए, ऐ, ओ, अंग, ए, ओ, चा। तो दोस्तों कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा यहाँ से दोस्तों, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों अभी मैं प्रत्याहार बताऊंगा दोस्तों कितने होते हैं। धीरे धीरे दोस्तों आपको संयम बना के रखना होगा। तो एच प्रत्याहार में दोस्तों कौन कौन आ जाएगा, ए और दोस्तों ओ, इसके बाद दोस्तों इसको छोड़ना है, हलंत है। फिर इसके बाद ऐ और दोस्तों औ। तो दोस्तों ये समय क्रम को भी दोस्तों याद रखना है। ए के बाद ओ आता है, ना कि दोस्तों ऐ के बाद औ आता है। ये दोस्तों अच के अंतर्गत है। ये दोस्तों सब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा दीर्घ स्वरों की भी कर लें। अगली चर्चा दोस्तों हमारी दोस्तों इसको मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम दीर्घ स्वरों की दोस्तों चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो आपने वैसे भी थोड़ी थोड़ी दोस्तों हिंदी में जानकारी रखी हुई है, तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दीर्घ स्वर लिख दूं मैं जैसे दोस्तों, तो दोस्तों एक ये आ हो जाएगा और दोस्तों ये ई हो जाएगा और ये वाला ऊ हो जाएगा और दोस्तों ये दीर्घ री हो जाएगा। और दोस्तों लिरी का तो दोस्तों दीर्घ होता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा और दोस्तों क्या हो जाएगा, ए। और फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है संस्कृत में, ओ आता है, ए और दोस्तों आओ। तो दोस्तों इस प्रकार से कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों कितने हुए 8। 8 बोलें तो दोस्तों अष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इन दीर्घ स्वरों को भी जाना। इसके भी दोस्तों संस्कृत में नाम लिखना चाहें तो दोस्तों लिख सकते हैं, अष्ट बोल सकते हैं, अष्ट बोल सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वरों के बाद दोस्तों कुल स्वरों की भी दोस्तों थोड़ी सी संख्या जान लेंगे। मैंने दोस्तों संयुक्त स्वर तो शायद आपको लिखा दिए हैं, दूसरा शायद दोस्तों संयुक्त स्वर ही होगा। अब दोस्तों हम कुल स्वरों की दोस्तों चर्चा कर लें, यानी कि कुल स्वर भी दोस्तों हमसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है ये दोस्तों आपको याद रख के चलना होगा। तो दोस्तों यदि कुल स्वर पूछे तो दोस्तों 9 नहीं लगाना है, ना ही दोस्तों 11 लगाना है। हिंदी वाला दिमाग दोस्तों यहाँ संस्कृत में नहीं चलाना है अपन को। तो इसमें कुल स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 13 होती है दोस्तों। कितनी 13। 13 बोलें तो दोस्तों त्रयोदश दोस्तों। इस प्रकार से कुल स्वर कितने होते हैं 13, ना कि 9। 9 तो दोस्तों मैंने क्या बताया है, अच की संख्या बताई है। अच को ही स्वर बोलते हैं, वो दोस्तों बात अलग है। लेकिन अच पूछेगा आपसे, अच कितने होते हैं संस्कृत में पूछेगा तो 9 लगाना है दोस्तों। या ये पूछ सकता है अच के अंतर्गत कितने स्वरों को शामिल किया गया है, तो दोस्तों 9 लगाना है। और यदि कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए संस्कृत का क्वेश्चन दोस्तों संस्कृत में ही जवाब देना है। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किसका है, संस्कृत का है कि हिंदी का है। तो दोस्तों संस्कृत के पेपर में पूछेगा कुल स्वरों की संख्या, तो दोस्तों 13 लगानी है। वो कौन कौन सी होगी दोस्तों उसके बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों आ हो गया, फिर इसके बाद दोस्तों दीर्घ आ हो गया। कुल स्वरों की बात करेंगे दोस्तों, ई हो गया,
दीर्घ ई हो गया, ह्रस्व ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, और ये दोस्तों छोटा वाला ऋषि वाला हो गया दोस्तों, और ये दोस्तों दीर्घ ऋषि हो गया, और दोस्तों लिरी हो गया, इसका दोस्तों दीर्घ नहीं होता है, ए हो गया, इनका दोस्तों ह्रस्व नहीं होता है, ए ओ, और दोस्तों ए ओ। तो दोस्तों काउंट करेंगे, शायद 13 हो गए होंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों कितने हुए? ये 13 कुल स्वर हो गए। अब दोस्तों एक नोट डाल के रखेंगे, ये जो दोस्तों लिरी है इसका दीर्घ नहीं होता है, इसका दीर्घ अभाव होता है दोस्तों, दीर्घ अभाव होता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता है दोस्तों, दीर्घ नहीं होता है। और दोस्तों इनका ह्रस्व नहीं होता है दोस्तों, ये तो वैसे भी आप जानते हैं कि इनका ह्रस्व नहीं होता है। अब दोस्तों हम और जो बचे हुए माहेश्वर सूत्र हैं उसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। 4 माहेश्वर सूत्रों की दोस्तों हमने चर्चा कर ली है। अब दोस्तों 9 माहेश्वर सूत्र और रह गए हैं दोस्तों। आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों मैंने इनको अभी तक क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये दोस्तों हल वर्ण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। हल प्रत्याहार बोल दें या वर्ण बोल दें तो उन्हीं को ही दोस्तों व्यंजन बोलते हैं। तो दोस्तों उसको हम व्यंजन की श्रेणी में पढ़ेंगे दोस्तों। अगला जैसे दोस्तों मैंने दोस्तों आयोडेर किए होंगे औच दोस्तों। 5वां है वरट, है वरट, है वरट, लड़, और दोस्तों 7वां यमंगणम, यमंगणनम। ये दोस्तों लास्ट में हलंतम है यमंगणनम। फिर इसके बाद दोस्तों झभई हो जाएगा 8वें में। ये दोस्तों आपको याद करने होंगे झभई। और दोस्तों झभई के बाद क्या आ जाएगा? घड़ 10, घड़ 10 यानी कि घा, और दोस्तों ढा, घड़ 10, और दोस्तों 10वां क्या आ जाएगा? जब गढ़ 10 यानी कि दोस्तों जब गढ़ 10, और उसमें भी सा कौन सा होगा दोस्तों? साला तुर वाला होगा। जब गढ़ 10, 11वां दोस्तों जब गढ़ 10, खप छठत, खप छठत, खप छठत, चट तव, खप छठत दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? खप छठत चट तव। ये दोस्तों मैंने हलंतिम क्यों लगा दिया इसमें? खप छठत चट तव। 12वां दोस्तों का कौमा है ये दोस्तों, हलंत न समझ लेना। का पय, का पय। 13वां दोस्तों दिख रहा होगा शायद, उम्मीद है, या दोस्तों ना दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नहीं दोस्तों दिख जाएगा, थोड़ा दोस्तों छोटा लिखूँगा। का पय सर दोस्तों 14वां यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, शायद दिखाई ना दे रहा हो तो दोस्तों मेहनत फालतू चली जाती है। हल पपय सर हल दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आपको 14 माहेश्वर सूत्र बता दिए। आपसे पूछा जा सकता है इनकी संख्या 14। इनसे पूछा जा सकता है कौन सा माहेश्वर सूत्र पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। ये दोस्तों सब क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको क्रम से ही याद रखना है। जो दोस्तों संस्कृत जैसी है उसको वैसा ही पढ़ने का प्रयास करना है। जैसे दोस्तों मैंने 14 माहेश्वर सूत्र बताया, रेक एोंग एच है वरट लड़ यमंगणनम झभई घड़ 10 दोस्तों, झभई घड़ 10, जब गढ़ 10, खप छठत छठताव, कपय ससर हल। इस प्रकार से दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे
ये दोस्तों यदि हम इसको ले लें हा को और इस ला तक, यानी कि दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 14 माहेश्वर सूत्रों में हल को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, यानी हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन। ये दोस्तों सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, हल या व्यंजन। तो दोस्तों इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों कितनी होती है, 33 दोस्तों काउंट कर सकते हैं आप दोस्तों, 63। दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, 33। यानी कि दोस्तों इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, संस्कृत में 63 बोल सकता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों 63 विसर्ग संधि का योग होगा दोस्तों इसमें, 63। तो दोस्तों और इसमें से हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि माहेश्वर सूत्र 5 से 14 तक किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, हल व्यंजन तक, हल व्यंजन का। यानी कि माहेश्वर सूत्र में दोस्तों थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हुई है, तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए आप दोस्तों धैर्य बना के रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम थोड़ी सी दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, इसके लिए क्लास में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत दोस्तों आभार। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप सफलता की कुंजी जानते ही हैं, सफलता की कुंजी दोस्तों धैर्यता को बना करके रखना होता है। जब तक दोस्तों अपने अंदर धैर्य नहीं है तब तक दोस्तों अपन सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों आपको धैर्य बना के चलना होगा और सभी क्लासों को बहुत ही आनंदित पूर्वक समझ करके दोस्तों चलना होगा। दोस्तों मुझे पता है कि आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है, यदि मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो दोस्तों अपना कोर्स नहीं हो पाएगा, उसी में दोस्तों फंसे रहेंगे जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होगा। दोस्तों समय रहेगा तो ऐसे समय में दोस्तों मैं आपको रोचक कहानियाँ धीरे धीरे सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था हल व्यंजन की, तो दोस्तों बताया था मैंने कितना होता है दोस्तों, 63 होता है माहेश्वर सूत्र में दोस्तों। 5 से कहाँ तक दोस्तों, 14 तक। मैंने दोस्तों इसको नीचे लिख दिया है, यदि आपको दोस्तों नीचे दिख जाए तो मैं दोस्तों यहीं नीचे लिख दे रहा हूँ, तो दोस्तों और अच्छा रहेगा। सर हल लिखा था मैंने दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हा और ला लिखा था दोस्तों। तो माहेश्वर सूत्र में दोस्तों कहाँ से, 5 से दोस्तों, कहाँ से, माहेश्वर सूत्र में 5 से कहाँ तक, 14 तक। यानी कि ये दोस्तों 5 लिखा है, थोड़ा दोस्तों मार्कर नहीं चल रहा है, तो 5 से यहाँ लिख लेंगे, 5 से 14 तक माहेश्वर सूत्रों का वर्णन है। या ये दोस्तों बोल सकता हूँ कुल हल व्यंजनों का वर्णन दोस्तों कितने माहेश्वर सूत्रों में है, 10 में है। यानी कि 10 सूत्र में ये लिख सकते हैं हम दोस्तों। अगला पॉइंट के लिए 10 सूत्र में हल बोल दें क्या दोस्तों, व्यंजन वर्णों का दोस्तों क्या किया गया है, विधान किया गया है, विधान किया गया है दोस्तों। तो आपने इस प्रकार से जाना दोस्तों हल व्यंजनों को। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अपना स्पर्श वर्ण पे टॉपिक आएगा दोस्तों। क्लासें थोड़ी लंबी लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों हमें अन्य सब्जेक्ट को भी दोस्तों स्टार्ट करना है, तो दोस्तों थोड़ी से स्पीड से पढ़ेंगे। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट या आप लिख सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी मैं स्पीड से पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों, नहीं तो दोस्तों वो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये क्लास शायद अपनी 1 घंटे से ऊपर हो गई होगी दोस्तों। अभी बहुत मटेरियल दोस्तों पढ़ा है पढ़ाने को। अब मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ स्पर्श वर्ण। दोस्तों जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ी सी दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है याद करने में और दोस्तों समझने में भी। तो दोस्तों स्पर्श वर्णों की संख्या आपसे पूछा जाए तो कितनी होती है, 25, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, हिंदी में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों 25 को क्या बोलते हैं, पंचविंशति बोला जाता है, जिसको दोस्तों संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसको
ये दोस्तों यहाँ लिखता हूँ मैं, यानी कि दोस्तों अड़ा जिसको आप बोलते हो दोस्तों, पंचविंशति इसको संस्कृत में बोला जाता है। तो दोस्तों स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। कहाँ से दोस्तों? का से माँ तक के वर्ण आते हैं इसमें, जिसको दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्णों को ही कादियो माँ वसाना स्पर्शा, यानी कि दोस्तों इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? कादियो माँ वसाना स्पर्शा। दोस्तों यहाँ पे लिख दूँ मैं कादियो माँ वसाना, कादियो माँ वसाना स्पर्शा। ये दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दोस्तों आने चाहिए बनाने और दोस्तों सॉल्व करना कि किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो दोस्तों यहाँ पे कादियो माँ वसाना लिख करके दोस्तों रिक्त स्थान भी दे सकता है दोस्तों, ऑप्शन में दोस्तों चेंजेज कर सकता है। तो आपको याद करने पड़ेंगे ये सभी कादियो माँ वसाना। तो दोस्तों यदि यहाँ पे खाली स्थान देगा तो दोस्तों क्या भरेंगे? स्पर्शा। और दोस्तों वो स्पृष्टा भी दे सकता है। इस प्रकार से दोस्तों कादियो का दोस्तों अर्थ निकालेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा? यानी कि का आदि से, यानी कि आदि इसका दोस्तों आदि बोले या प्रारंभ बोल दें तो दोस्तों क्या बोल दूं मैं? आदि, या दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रारंभ। कहाँ से होगा दोस्तों? का से, कहाँ से दोस्तों? का से होगा। और दोस्तों अंत इसका कहाँ से होगा? कहाँ पर होगा? माँ वर्ण पर, माँ वर्ण पर। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी प्रकार के स्पर्श वर्ण बता दिए। अब दोस्तों थोड़ा सा इनको और अच्छे से जान लेंगे दोस्तों। 2500 को 25 यदि दोस्तों मैं आपको लिखना चाहूँ, या दोस्तों इसी को स्पर्श वर्णों को ही दोस्तों हम दोस्तों कुचुटू तू पू वर्ग भी बोल सकते हैं, या दोस्तों कहाँ यहीं लिख दूं दोस्तों मैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कुवर्ग, या इसी को चुवर्ग बोलते, टूवर्ग बोलते दोस्तों संस्कृत में। हिंदी में भले ही दोस्तों इसको का वर्ग बोलते हैं, चा वर्ग बोलते, टा वर्ग बोलते, लेकिन संस्कृत में बोलने का दोस्तों तरीका अलग है। कुचू टू तू पू वर्ग इसको दोस्तों बोला जाता है। या दोस्तों इसमें ऊ की मात्रा आ रही है तो इस कारण से इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? उदित वर्ण भी इसको दोस्तों बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदित वर्ण भी इसको बोल सकते हैं। तो कुवर्ग के अंतर्गत दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा दोस्तों कुवर्ग, दोस्तों थोड़ा यहाँ से लिखेंगे कुवर्ग, या दोस्तों इसी को का वर्ग भी बोलते हैं दोस्तों। तो का वर्ग में प्रथम 4 वर्ण आ जाएंगे, का और दोस्तों खा, गा, घा, गा। इस प्रकार से दोस्तों चुवर्ग हो जाएगा। अब चुवर्ग बोल दूं या दोस्तों चा वर्ग बोल दूं। अब दोस्तों मैं बार बार नहीं लिखूंगा, नहीं टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चा, छ, ज, झ। दोस्तों ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही। चुवर्ग, टू वर्ग, इसको दोस्तों टू वर्ग या टा वर्ग बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? टा, ठा, ड, ढा, और दोस्तों ढ़ा, और दोस्तों तू वर्ग बोल दूँ या ता वर्ग बोल दूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ता, थ, द, ध, न। अब दोस्तों पू वर्ग बोल दें इसको, उम्मीद है आपको नीचे दिख जाएगा, नहीं भी दिखेगा तो दोस्तों मैं बोल वैसे भी रहा हूँ। प, फ, ब, भ। ये दोस्तों बा लिखा है, वा नहीं है, भ। और दोस्तों मैं इस प्रकार से दोस्तों आपने इनको काउंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण हो जाएंगे। अब दोस्तों या राला वा बचता है तो दोस्तों वो अंतस्थ व्यंजन में आता है, जिसको अपन यण प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों काउंट करते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे अंतस्थ वर्ण, या दोस्तों उन्हीं को क्या बोलते हैं? यण प्रत्याहार। तो दोस्तों मैं यहीं पर ही बता दूं दोस्तों अगला अंतस्थ वर्ण, या दोस्तों इन्हीं को यण प्रत्याहार बोला जाता है।
यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये दोस्तों। तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। 4 बोले तो दोस्तों चत्वार संस्कृत में दोस्तों कौन कौन? या, वा, रा, ला। तो दोस्तों आपको इसको याद रखना होगा, ये नहीं दोस्तों धुरपट में आप लगा दें या, रा, ला, वा। तो दोस्तों वो तो क्रम हिंदी का होता है, इसका क्रम भी याद रखना है, या, वा, रा, ला। दोस्तों आपने यण प्रत्याहार देखा होगा, यदि प्रत्याहार में देखें दोस्तों यण के अंतर्गत दोस्तों, जैसे मैं एक बार फिर से आपको दोस्तों यदि लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए दोस्तों मैं बता दूं जल्दी से। अयोड़, रील रेख दोस्तों, री रेख, एओंग। यदि दोस्तों आपने समझा है तो दोस्तों समझ में आ जाएगा। वॉच, हाइवरट, लड़, यमंगड़नम दोस्तों, यमंगड़नम। तो दोस्तों आप देखिए मैंने लिखा है यण प्रत्याहार। या दोस्तों कहाँ पर आ रहा है? ये है या। और दोस्तों फिर कहाँ तक जाना है? हमें ड़ा तक जाना है। तो दोस्तों लड़ ये आया। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे या के बाद क्या आया? या आया, वा आया, रा आया और दोस्तों ला आया। तो दोस्तों इसी को मैंने लिखा है। अब दोस्तों मैं बार बार लिख करके नहीं बताऊंगा आपसे। यण प्रत्याहार में संख्या पूछी जा सकती है, वर्ण पूछे जा सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा यण प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से किसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं दोस्तों? और कौन सा अंतस्थ वर्ण है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए दोस्तों। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बोल दिए एक ही में। अब दोस्तों हम जानेंगे सल प्रत्याहार यानी कि ऊष्म वर्ण भी जिसको बोलते हैं दोस्तों अपन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊष्म वर्ण, या दोस्तों इसी को सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। सल प्रत्याहार भी दोस्तों इसको गिना जाता है। इनकी संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। सल में देखेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे? ये दोस्तों सा, ये सा और दोस्तों ये वाला सा और हा, यानी कि सभी सा और हा वर्ण आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जाना। और यदि दोस्तों आपको इसमें डिटेल से जानना हो दोस्तों तो माहेश्वर सूत्र में जैसे दोस्तों यण प्रत्याहार में किस किस में विधान किया गया है दोस्तों माहेश्वर सूत्र में। यदि मैं इसके बारे में और थोड़ा जानना चाहूँ दोस्तों, बताना चाहूँ तो कोई बात नहीं, जल्दी से लिख लीजिए। माहेश्वर सूत्र में दोस्तों ये कौन कौन सा है? 5वां है और 6ठा है, पूछा जा सकता है। और ये दोस्तों माहेश्वर सूत्र में कौन सा है? यानी कि ससर और हल। तो दोस्तों कौन सा था? 13वां हो जाएगा और 14वां हो जाएगा माहेश्वर सूत्र। तो दोस्तों मैंने जल्दी से आपको बताने की कोशिश की। 13वें में दोस्तों ससर आता है, 4थे में हल आता है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिकली देखिए ना दोस्तों, रटने पर क्या दोस्तों जोर दे रहे हैं? ससर, ससर। और दोस्तों 14वां क्या होता है? हल होता है। इस प्रकार से दोस्तों यदि हम सल प्रत्याहार को लें तो दोस्तों यहाँ से काउंट करना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया दोस्तों, ये तो हलंत्यम है तो इसको तो काउंट नहीं करना है। एक ये हो जाएगा, ये भी हल वर्ण है तो दोस्तों इसको भी काउंट नहीं करना है। तो दोस्तों 1 2 3 4 4 ही हुए। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी दोस्तों आप कह सकते हैं 5वां कौन सा था? हाइवरट था दोस्तों, हाइवरट। और 6ठा दोस्तों लड़ था। तो यदि इसमें आप काउंट करना चाहें तो दोस्तों दोस्तों कहाँ से लेना है? यण प्रत्याहार से। तो दोस्तों हाथ तो आएगा नहीं, तो दोस्तों या आ जाएगा, वा आ जाएगा, रा आ जाएगा और ला आ जाएगा। और ये दोस्तों नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दोस्तों बता रहा हूँ। अब दोस्तों थोड़ी सी लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी में भी प्रत्याहारों की चर्चा की गई है, तो दोस्तों उसकी भी चर्चा करनी बनती है। थोड़ी दोस्तों अब स्पीड को बढ़ाएंगे, नहीं तो क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, जो कि आप पूरी क्लास नहीं देखते हैं तो फिर दोस्तों आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की। लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके दोस्तों रचनाकार कौन है दोस्तों? बरदाचार्य हैं। यानी कि दोस्तों इसके रचयिता कौन है? बरदाचार्य। दोस्तों बरदाचार्य दोस्तों इसकी रचयिता लिख लेंगे। रचयिता पूछ लिया जाए दोस्तों, रचयिता
तो दोस्तों कौन है इसके? वरदराजाचार्य महाराज जी हैं दोस्तों। वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की दोस्तों क्या की है? रचना की है। इनके अनुसार दोस्तों प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई गई है? 42। दोस्तों इसके लिए मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों इनके अनुसार दोस्तों वरदराजाचार्य के अनुसार जो लघु सिद्धांत कौमुदी है इसके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या भी दोस्तों पूछी जा सकती है। इसके अनुसार कि वरदराजाचार्य ने कितनी बताई है, तो दोस्तों 42 बताई। कितनी बताई? 42, जिसको अपन दोस्तों संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्विचत्वारिंशत्। दोस्तों आपको गिनती भी मैं धीरे धीरे अवगत करा रहा हूँ। द्विचत्वारिंशत्। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। माहेश्वर सूत्रों को लगभग दोस्तों मैंने पूरा पढ़ाने का दोस्तों प्रयास किया। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दोस्तों ये माहेश्वर सूत्र में समानता करके पूछा जा सकता है, या दोस्तों पूर्व में यानी कि प्रारंभ में दोस्तों 2 बार कौन सा वर्ण प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, यानी कि माहेश्वर सूत्र में दोस्तों सामान्यता लगा दूं मैं। माहेश्वर सूत्र में सामान्यता, या दोस्तों पूर्व में ये कह सकते हैं पहले, या प्रारंभ में दोस्तों पूर्व में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों आपको याद होने चाहिए 14 माहेश्वर सूत्र अयोड़ रेरेक योंग एओज हाय बराट लड़ यमंगणम झबई गढ़दस जब गढ़दस खप छटर चटतव कपय ससर हल। तो दोस्तों कौन सा वर्ण आ रहा है इसमें? हा वर्ण आ रहा है प्रारंभ में। तो दोस्तों आपने देखा हा वर्ण कौन सा दोस्तों? हा वर्ण। और दोस्तों क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों? माहेश्वर सूत्रों में बना करके अंतिम 2 बार प्रयोग होने वाला हल वर्ण कौन सा है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों आपने देखा अयोण देखो ड़ा दोस्तों आ रहा है, और दोस्तों अयोण रेरेक योंग एओच हाय बराट लड़ दोस्तों ड़ा भी दोस्तों कैसा है? हलंत में है, जो आपकी 2 बार प्रयुक्त किया गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। माहेश्वर सूत्र को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब दोस्तों हम पाणिनि के अनुसार दोस्तों वर्णों की संख्या की बात करेंगे, यानी कि दोस्तों किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या। दोस्तों किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम? पाणिनि, ये शुद्ध रूप है दोस्तों। पाणिनि के अनुसार दोस्तों वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए आपसे, वर्णों की संख्या, तो दोस्तों कितनी बताई इन्होंने? 63 या 64 दोस्तों 2 प्रकार से बताई है। अब मैं वो भी बताऊंगा कैसे है 63 और 64। 63 बोले तो दोस्तों त्रिषष्ठी बोल सकते हैं, और इसको दोस्तों चतुष्षष्ठी बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों संस्कृत में भी लिख दूं मैं त्रयःषष्ठी, और दोस्तों चतुष्षष्ठी। इस प्रकार से दोस्तों इनकी वर्णों की संख्या कितनी बताई? 63, 64। अभी दोस्तों मैं इनकी आपको चर्चा करूंगा कि कैसे इसकी 63 या 64 है वर्णों की दोस्तों संख्या। और इन्होंने स्वर कितने बताए दोस्तों? 21 या 22 बताए। तो दोस्तों व्यंजन कितने बताए होंगे? 42। तो दोस्तों इसी के अनुसार वर्णों की संख्या की बात कर ली। अब दोस्तों इन्हीं के पाणिनि के दोस्तों अनुसार हम बात कर रहे हैं। किसके अनुसार दोस्तों? पाणिनि के अनुसार
दोस्तों वर्णों की संख्या 63 या 64। और दोस्तों यदि आपसे स्वरों की संख्या पूछ ली जाए दोस्तों पाणिनि के अनुसार, दोस्तों स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 13 ही लगाना है। और जबकि किसी विशेष व्यक्ति की से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन बनाया जाए तो दोस्तों उसी से संबंधित आंसर भी दिया जाता है। यानी कि पाणिनि के अनुसार स्वरों की कितनी संख्या है, तो दोस्तों कितनी लगाएंगे, 21 या 22। और दोस्तों यदि पाणिनि के अनुसार दोस्तों व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, वैसे भी दोस्तों व्यंजन कितने हैं, हल कितने हैं, 33 है। लेकिन दोस्तों पाणिनि के अनुसार पूछा जाए तो व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपको कितनी लगानी है, 42 लगानी है। दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा इन सभी क्वेश्चनों को। दोस्तों ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। इनके अनुसार दोस्तों प्रत्याहार भी मैंने बता दिए थे, किसके अनुसार, वर्धनाचार्य के अनुसार, यानी कि दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब दोस्तों मैं इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों मात्रा के बारे में भी समझ लें। अब दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा दोस्तों मात्रा के बारे में भी कर लें कि दोस्तों मात्रा किसे कहते हैं। फिर दोस्तों मैं बताऊंगा ये 63, 64 किसे बोलते हैं। तो दोस्तों जब मैंने हिंदी पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था मात्रा किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी वर्ण के दोस्तों उच्चारण में, जो भी दोस्तों हम वर्ण बोल रहे हैं उसके उच्चारण में जो समय लगता है, उसी को जितना दोस्तों समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। यानी कि दोस्तों मैं लिख सकता हूँ किसी भी वर्ण के उच्चारण में, किसी, दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को दोस्तों क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। तो दोस्तों मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं मैंने बताया था, 3 प्रकार की। वो दोस्तों कौन कौन सी, उसके बारे में भी दोस्तों थोड़ी सी जान लेंगे। 3 प्रकार में दोस्तों पहला प्रकार हो जाएगा ह्रस्व स्वर बोला था, या ह्रस्व मात्रा, या दोस्तों इसी को लघु मात्रा भी बोलते हैं। और दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा, ह्रस्व या दोस्तों दीर्घ, दूसरे को क्या बोलते हैं, दीर्घ, या दोस्तों इसी को गुरु भी बोलते हैं। गुरु में दोस्तों रू छोटा होता है, मैंने बड़ा बना दिया। और दोस्तों तीसरा प्लोत होता है, प्लोत या प्लोत तो बोल दें, जिसमें 3 मात्रा का दोस्तों ह्रस्व या लघु स्वर में दोस्तों कितनी मात्रा का समय लगेगा, 1 मात्रा का, इसमें 2 मात्रा का और इसमें 3 मात्रा का, या दोस्तों ये बोल दें इसमें 1 सेकंड का समय लगेगा ह्रस्व या लघु स्वर में, उसमें मात्रा में, और दीर्घ या गुरु मात्रा में 2 सेकंड का समय लगेगा, और प्लुप्त में 3 सेकंड का दोस्तों समय लगेगा। तो उम्मीद है आपको दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा कि ये स्वर दोस्तों 21 या 22 कैसे हैं, और दोस्तों 63 या 64 कैसे हैं। अब दोस्तों इसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। पाणिनि के अनुसार हम बात कर रहे हैं दोस्तों, पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 दोस्तों कैसे हो जाती है, इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पाणिनि के अनुसार स्वर। दोस्तों अब स्पीड से थोड़ा पढ़ेंगे। तो दोस्तों आ के कितने रूप होते हैं, 3, यानी कि ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ भी होता है, और दोस्तों प्लुत भी होता है। दोस्तों 21 या 22 इन्होंने बताए थे। और दोस्तों अच पूछा जाए तो 9 ही लगाना है। दोस्तों इस प्रकार से यदि मैं ई की बात कर लूँ, आ के बाद क्या आता है ई, तो दोस्तों इसके भी 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और दोस्तों ऊ तो इसका भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो दोस्तों इसके भी 3। फिर दोस्तों इस ह्रस्व वाले री के भी दोस्तों कितने, 3, यानी कि वो दोस्तों ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है। और दोस्तों एक स्वर कौन सा होता है, लिरी होता है। कौन सा स्वर दोस्तों, लिरी। तो दोस्तों इसका तो दीर्घ होता नहीं है, तो ये दोस्तों या तो एक प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों ह्रस्व होगा, या दोस्तों इसका प्लुत होगा। तो दोस्तों ये कितने प्रकार से लिखा जाएगा, 2 प्रकार से
एक या दो प्रकार से। इसी प्रकार दोस्तों ये एक ही बात कर लें दोस्तों, तो ए का क्या नहीं होता दोस्तों, ह्रस्व नहीं होता, इसका दीर्घ तो होता है। तो दोस्तों कितना, दो होता है। और दोस्तों ओ का भी ह्रस्व नहीं होता, तो दोस्तों दीर्घ होता है। और प्लोत, तो दोस्तों दो। फिर दोस्तों आए, ये भी दोस्तों ह्रस्व नहीं होता। और दोस्तों आओ, ये भी दोस्तों क्या नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। आप दोस्तों इसको यदि काउंट करें, 3 3 6 3 9 3 12, 1 13, 2 15 और 2 17, 2 19, 2 21। यदि दोस्तों इसको भी काउंट कर लें तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 22। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बताया 21 या 22 होते हैं। और भी दोस्तों इसके भेद होते हैं, मात्रा और वैदिक भेद और लौकिक भेद। तो दोस्तों उसके बारे में भी जल्दी से जान लेंगे, यानी कि दोस्तों मात्रा के अनुसार। और दोस्तों वैदिक भेद की बात करूंगा मैं, जो वेदों में दोस्तों लिखे गए हैं। और लौकिक की दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर। फिर दोस्तों इसके प्रकार भी बताऊंगा। तो इसमें हमने देखा था ह्रस्व होता है, और दोस्तों दीर्घ होता है, और प्लोत होता है। और दोस्तों वैदिक में दोस्तों क्या होता है, उदात्त, और दोस्तों अनुदात्त, और दोस्तों स्वरित या स्वरित्र बोल देते हैं। लौकिक में दोस्तों अनुनासिक, और दोस्तों एक अनानुनासिक, 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 अनानुनासिक को ही दोस्तों अनुनासिक भी बोल देते हैं। यानी कि दोस्तों अनुनासिक बोलें तो इसका उच्चारण नाक से होगा, और अनानुनासिक में दोस्तों इसका उच्चारण नाक से नहीं होगा। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं कोई अंग, तो दोस्तों ये क्या है, नाक से उच्चारित हो रहा है। यदि इसको हटा दूं, सिर्फ ये लिख दूं दोस्तों, तो इसका उच्चारण नाक से होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके भी बहुत सारे रूप होते हैं। उदात्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि उच्च ही उदात्ता, क्योंकि दोस्तों इसको ऊंचे स्वर में बोला जाता है, और इसको नीचे ही अनुदात्ता, यानी कि दोस्तों इसको नीचे स्वर में। और दोस्तों समाहार स्वरितः, यानी कि समाहार दोस्तों समान अवस्था में, ना ज़्यादा दोस्तों ऊंचा और ना ज़्यादा नीचा। मैं दोस्तों नहीं चाहता कि आपको संस्कृत की शब्दावलियों से दोस्तों ज़्यादा परिचित करा सकूं, नहीं दोस्तों आप उतना ही ज़्यादा भ्रमित होंगे दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ आपको इस टाइप से संस्कृत को पढ़ाया जाए जिससे दोस्तों रोमांच हो सके, यानी कि हिंदी से जोड़ करके दोस्तों। लेकिन दोस्तों कन्फ्यूजन से भी दोस्तों मुझे आपको बचाना है। अब दोस्तों यदि मैं इनकी बात कर लूँ दोस्तों, इनके रूपों की, तो दोस्तों यदि ये ह्रस्व हैं तो दोस्तों कितने प्रकार से लिखा जाएगा, 18 प्रकार से। ये भी 18 और ये भी 18 प्रकार से, इस प्रकार से ये भी 18। तो दोस्तों ये कितने प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये तो दोस्तों 12 ही प्रकार से लिखा जाएगा, एक छूट जाएगा। और ये 12, ये भी 12, ये सब 12 प्रकार से। तो दोस्तों एक बार मैं किसी एक को बता रहा हूँ, यानी कि दोस्तों यदि मैं आके रूपों की चर्चा कर लूँ दोस्तों, यानी कि मैं दोस्तों किसकी एक बताऊंगा दोस्तों, बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी आपको निकालना है। आके रूप दोस्तों कितने हो जाएंगे, 18। आके पूछा जाए दोस्तों तो 18, ई के भी 18, ऊ के भी, री के भी, और री के दोस्तों पूछा जाए तो 12। अब दोस्तों वो कैसे होते हैं उसके बारे में दोस्तों हम थोड़ी सी जानकारी दोस्तों लेंगे। जैसे दोस्तों मैं बात कर लूँ ह्रस्व दोस्तों, ह्रस्व, उदात्त, और दोस्तों किसकी बात करेंगे हम, अनुनासिक की। यानी कि दोस्तों आके रूपों की चर्चा कर रहा हूँ मैं। यदि मैं लिख दूँ आपको ह्रस्व, और दोस्तों उदात्त, और दोस्तों अनुनासिक, अनुनासिक क्या दोस्तों, अनुनासिक। तो दोस्तों कौन कितना हो गया, ये पहले प्रकार, पहला रूप हो गया। और दोस्तों दूसरा ह्रस्व, और दोस्तों ह्रस्व ले लिया, उदात्त, ह्रस्व, और दोस्तों उदात्त, और दोस्तों अनानुनासिक, अनानुनासिक या निरानुनासिक बोल देते हैं दोस्तों। और तीसरा ह्रस्व, और दोस्तों स्वरित, ह्रस्व, स्वरित, और दोस्तों अनुनासिक, अनुनासिक। इसी प्रकार से दोस्तों ह्रस्व और स्वरित ले लेंगे एक बार। फिर दोस्तों क्या बचा,
अनानुनासिक, क्या बचा दोस्तों, अनानुनासिक। और दोस्तों अब क्या बचा अपना दोस्तों, कितने हो गए, 4 हो गए। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक दोस्तों, स्वरित, ह्रस्व। और दोस्तों क्या छूटा अपना, यानी कि ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक हो गया दोस्तों। ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक। और दोस्तों ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। अब दोस्तों ह्रस्व और दोस्तों अभी अनुदात्त तो दोस्तों अपन ने लिखा नहीं है ना, तो ये दोस्तों पहले इसी को लिखना चाहिए था, ह्रस्व। और दोस्तों अब इसको ले लेंगे अनुदात्त को, अनुदात्त। और दोस्तों ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक, कोई बात नहीं दोस्तों, बाद में लिख लेंगे अनुनासिक। और दोस्तों छठा, उम्मीद है आपको यहाँ दिख रहा होगा, यदि ना दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ ह्रस्व। और दोस्तों क्या हो जाएगा, ह्रस्व, अनुदात्त, ह्रस्व, अनुदात्त। और दोस्तों अनानुनासिक, अनानुनासिक। तो दोस्तों इसके कितने प्रकार हुए, 6 प्रकार हुए। अब देखिए दोस्तों 6 प्रकार और किस प्रकार से, मैं आके ही रूप बता रहा हूँ, बाकी आपको निकालना है। तो दोस्तों इसी प्रकार दीर्घ के निकाल सकते हैं, दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक। और दोस्तों दीर्घ, अनुदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, अनुदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, स्वरित, अनुनासिक, दीर्घ, स्वरित, अनुनासिक। तो दोस्तों कितने हो गए, 6 ये हो गए। तो 12 इसी प्रकार से प्लुत के भी निकाल सकते हैं दोस्तों, 6 वो हो जाएंगे। तो दोस्तों कितने रूप हो जाएंगे, 18 रूप हो जाएंगे, क्योंकि इनके दोस्तों क्या होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत मैंने बताया 3-3 रूप होते हैं। तो इस प्रकार से इनके कितने हो गए दोस्तों, 18 हो गए। अब इसी प्रकार से आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आके दोस्तों, कितने रूप ई के, ऊ के, री के दोस्तों इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं रूप। और दोस्तों ए के कितने होंगे, क्योंकि दोस्तों इसका ह्रस्व तो होगा नहीं, तो ह्रस्व वाले को छोड़ देंगे, दीर्घ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और लिरी का पूछा जाए तो दोस्तों इसका क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, दीर्घ को छोड़ देंगे, या तो दोस्तों ह्रस्व होता है या प्लुत होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा भी समझ में आ गया होगा। यानी कि दोस्तों अब मैं क्या लिख सकता हूँ, लिरी का क्या नहीं होता दोस्तों, दीर्घ नहीं होता, उसको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और री और दोस्तों लिरी क्या होते हैं, सवर्णी होते हैं। जब दोस्तों ये सवर्णी हो जाएंगे तो दोस्तों इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, 30 प्रकार से, क्योंकि दोस्तों री कितने प्रकार से, 18, और लिरी दोस्तों कितने प्रकार से, 12। लेकिन कब दोस्तों, सवर्णी होने पर। और ए और ए को दोस्तों कितनी प्रकार से, 12 प्रकार से। तो दोस्तों मैं यहीं लिख दूँ, उम्मीद है आपको दिख जाएगा। यानी कि री और दोस्तों लिरी सवर्णी होने पर दोस्तों कितने प्रकार से ये लिखा जाएगा, यहाँ पे इसको सब दोस्तों ये क्वेश्चन है याद करने वाले हैं, 30 प्रकार से। तो दोस्तों कितना लिख देंगे, 30 प्रकार से। इसी प्रकार दोस्तों यदि ए की बात कर लें, ओ की कर लें, और दोस्तों ए की कर लें, और औ की कर लें, तो दोस्तों ये कितनी प्रकार से लिखा जाएगा, 12 प्रकार से। और दोस्तों लिरी का तो दोस्तों दीर्घ होता नहीं है, यहीं पे दोस्तों मैं फिर लिख दूँ, लिरी का क्या नहीं होता दोस्तों, दीर्घ नहीं होता, लिरी दीर्घ अभावा। तो दोस्तों आपने इसको भी जाना। अब दोस्तों हम थोड़े से उच्चारण स्थान की भी चर्चा कर लें दोस्तों, अब थोड़ा स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में दोस्तों अपन ने टाइम को ज़्यादा खींच दिया, मुझे लगता है वो कहानी में दोस्तों लग गया टाइम। अब दोस्तों हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की। दोस्तों ये आपको आता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन दोस्तों बताना पड़ेगा इसकी। दोस्तों यदि हम परिभाषा की बात कर लें, जो वर्ण दोस्तों कहाँ से, जहाँ से बोला जाता है उसका उच्चारण स्थान वही होता है। यानी कि प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है या बोला जाता है तो उसी को उच्चारण स्थान कहते हैं। या दोस्तों मैं लिख सकता हूँ प्रत्येक वर्ण जहाँ से उच्चारित होता है
उच्चरति या दोस्तों उद्गम भी लिख सकते हैं, उद्गम होता है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान बोलते हैं। सामान्यतः दोस्तों उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो दोस्तों वो 7 ही होते हैं, यानी कि सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 7 होते हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। सामान्यतः उच्चारण स्थान दोस्तों कितने होते हैं, 7। और दोस्तों पाणिनि के अनुसार पूछा जाए तो कितना लगाना है अपन को, 8 लगाना है, यानी कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार दोस्तों कितने होंगे, 8 होंगे। यदि मैं इनके नाम लिखना चाहूँ 8 के तो 7 के, तो दोस्तों पहले 7 के नाम लिख लेंगे, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले नाम ही लिख लें दोस्तों। नंबर 1 कंठ, दूसरा तालु, कंठ तालु, तीसरा दोस्तों मूर्धा, चौथा दंत, और दोस्तों 5वां क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों। कंठ तालु मूर्धा दंत, और दोस्तों 5वां क्या हो गया, ओष्ठ, और दोस्तों 6ठा क्या हो जाएगा, जिह्वा मूली दोस्तों, जिसको बोलते हैं जिह्वा मूली। मैं दोस्तों ये सब बताने वाला हूँ, ये जिह्वा मूली क्या है अभी बताऊंगा दोस्तों। और 7वां दोस्तों क्या बचा अपना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ जिह्वा मूली, और दोस्तों नासिका यानी कि नाक के द्वारा भी। अब दोस्तों हम एक एक इनकी चर्चा करेंगे। और यदि दोस्तों पाणिनि के अनुसार पूछा जाए, किसके अनुसार दोस्तों, पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार ये दोस्तों यहाँ पे है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो दोस्तों इसके अनुसार कितने लगाने हैं अपन को, 8 लगाने हैं, क्योंकि 8वें में इन्होंने दोस्तों उरस को भी शामिल कर दिया है, उरस। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा अब उच्चारण स्थानों के बारे में दोस्तों चर्चा कर लें दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से दोस्तों पूछा जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करते चलें। यानी कि दोस्तों 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन से हैं, यानी कि दो उच्चारण स्थान वाले वर्णों की दोस्तों आपसे संख्या पूछी जाए, वर्णों की संख्या तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। वो कौन कौन से दोस्तों, जैसे किसी भी वर्ण के अंतिम 5 अक्षर, जैसे दोस्तों यमंग गण नम, ये दोस्तों नासिक से भी बोला जाएगा, कंठ से भी, तालु से अभी दोस्तों मैं बताऊंगा। तो 5 ये हो गए दोस्तों। और ए ओ ए और दोस्तों औ कितने हो गए ये दोस्तों, 5 ये हुए, 4 हुए दोस्तों। अभी क्या रह गया इसमें, ए ओ ए और दोस्तों वाह का भी। तो इस प्रकार से 5 ये हो गए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसका दंत से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है उच्चारण स्थान। अब दोस्तों एक एक उच्चारण स्थान की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ये आपको समझ में आएगा। अभी मैं बता दूंगा ये कहाँ 2-2 बार बोला जा रहा है। अब दोस्तों हम यदि पहले उच्चारण स्थान की बात कर लें दोस्तों, अकु है विसर्जनी या नाम कंठा। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कोई विसर्जनीय या नाम लिख देगा और यहाँ खाली स्थान छोड़ देगा तो कंठा। आ दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, आवर्ण, तो आ हो जाएगा। कु का मतलब दोस्तों का वर्ग, यानी कि कुवर्ग या दोस्तों का वर्ग बोल दें। और दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, हा, तो हा का भी उच्चारण स्थान। और दोस्तों विसर्ग का भी उच्चारण स्थान। और दोस्तों विसर्जनीय नाम। और दोस्तों किसका हो जाएगा इसमें, यानी कि दोस्तों अकु विसर्जनीय नाम कंठा, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान। तो दोस्तों ये कहाँ से बोले जाएंगे,
कंठ से बोले जाएंगे। यदि दोस्तों दूसरी की चर्चा कर लें, इचु यशानाम, इचु यशानाम, दोस्तों यहाँ खाली स्थान दे देगा इस प्रकार से डॉट डॉट करके। तो आपको दोस्तों ये याद करके रखना होगा कि तालु होता है ई, यानी कि दोस्तों ई हो गया, और ये चा वर्ग या चू वर्ग दोस्तों जो भी आप लिखना चाहें, और या वर्ण, और दोस्तों ये वाला तालव्य सा क्योंकि तालु से बोला जाता है, ये चू यशा नाम तालु। और दोस्तों तीसरा दोस्तों ऋतु रसाणाम, दोस्तों ऋतु रसाणाम क्या हो जाएगा मूर्धा, ये दोस्तों खाली स्थान करके दे सकता है। तो दोस्तों इस री का और चा स्थान, और दोस्तों टा वर्ग, और दोस्तों रा का और इस्सा का, और दोस्तों इसड़ा का, और दोस्तों क्या हो जाएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, और दोस्तों ऋतु लसानाम दंता, यानी कि दोस्तों ये दंत से दोस्तों थोड़ी देर के लिए फिर से लाइट की प्रॉब्लम हुई है, तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए फिर से आपको धैर्य बना के चलना होगा दोस्तों। फिर इसके बाद अपने क्लास को दोस्तों लाइट चली गई थी, इसके लिए दोबारा से आपको क्लास में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी उच्चारण स्थान पर, दोस्तों जल्दी से हम कवर करेंगे दोस्तों, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। ऋतु लसानाम दंता लिखा था मैंने, यानी कि लिरी, और दोस्तों तावर्ग, दोस्तों तावर्ग में 5 वही वर्ण आते हैं, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, ता था द ध दोस्तों, और इस प्रकार से न वर्ण, इसी प्रकार से सभी में दोस्तों टावर टाठा डाढ़ा, इस प्रकार से दोस्तों अगले उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। ऋतु लता नाम लसा नाम दोस्तों क्या हो गया दंता हो गया। अब दोस्तों अगली चर्चा करेंगे उपू पद्मा निया नाम, उपपद्मिनिया नाम, उपू पद्मानिया नाम दोस्तों ओष्ठव, ओष्ठव इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ओष्ठ से होगा। इसके लिए दोस्तों आपको शायद नीचे दिख जाएगा, जैसे वो हो गया, और दोस्तों दीर्घ हो गया, और दोस्तों पा वर्ग हो गया, पा फैबा भावना, इस प्रकार से। और दोस्तों उपपद्मिनिया नाम ओष्ठो पा फैबा भावना और उपपद्मानी वर्ण दोस्तों, इसके लिए जान लेंगे थोड़ा, यहीं पे लिख दूं दोस्तों। उपपद्मानी वर्ण कौन से होते हैं, उपू पद्मानीय वर्ण, उसके बारे में भी दोस्तों जान लेंगे। जैसे पा, और दोस्तों ये उपपद्मानियाम वर्ण होता है, और ये फा दोस्तों इसको अर्ध विसर्ग बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, अर्ध विसर्ग, यानी कि पा और फा के पहले क्या लगा देते हैं दोस्तों, अर्ध विसर्ग लगा देते हैं। अब दोस्तों अगले उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। छठा उच्चारण स्थान यमंगण ना, यमंगणना नाम, यमंगणना नाम नासिका चा, यानी कि कहाँ से दोस्तों, नासिका से, यानी कि यहाँ वर्ण हो जाएगा, और दोस्तों माँ हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, अणा हो जाएगा, और दोस्तों ना हो जाएगा, 5 वर्ण। इस प्रकार से दोस्तों 7वें की चर्चा दोस्तों अब हम करेंगे। यानी कि दोस्तों ए दो तो कंठतालु, दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, ए दे तो कंठतालु, ए दे तो कंठतालु, यानी कि कंठ और तालु से इसका उच्चारण स्थान होगा। यानी कि दोस्तों कौन कौन सा, ए का दोस्तों कहाँ से, कंठ और तालु से। और दोस्तों अगली चर्चा करें दोस्तों 8वें की, तो दोस्तों ओ दो तो कंठोष्ठ, यानी कि ओ और रह गया, यानी कि ओ दो तो कंठोष्ठ दोस्तों, ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठ, इसका दोस्तों कहाँ से, कंठोष्ठ से, यानी कि ये कंठोष्ठ से दोस्तों ओ और आओ, इस प्रकार से दोस्तों कितने हो गए, 8 हो गए। और दोस्तों अब हम 9वें के भी
चर्चा करेंगे। वकारस दंतोष्ट, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि वकारस से खाली स्थान दे देगा तो दोस्तों क्या भरेंगे, दंतोष्ट या दंतोष्ट दोनों प्रकार से दोस्तों लिखा जाता है। वकारस का मतलब दोस्तों कौन सा वर्ण, वा वर्ण। और दोस्तों अगले की चर्चा करेंगे जिह्वामूलीयस, जिह्वामूलम, दोस्तों उसकी भी चर्चा कर लें यहीं कहीं दोस्तों, यहीं पे कर लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। जिह्वामूलस दोस्तों खाली स्थान दे देगा तो दोस्तों क्या भरना है, जिह्वामूलम। दोस्तों कौन कौन से होते हैं जिह्वामूली वर्ण, यहाँ पे दोस्तों जैसे ये अर्ध विसर्ग लगा के पा और फा लिखा था, इसी प्रकार अर्ध विसर्ग लगा के दोस्तों मैं का को लिखूँगा और अर्ध विसर्ग लगा के दोस्तों किस वर्ण को लिखूँगा, खा वर्ण को लिखूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा। और दोस्तों यदि आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों मैं बहुत अच्छा पूछ लूँ दोस्तों, जिससे आधे स्टूडेंट इससे बाहर हो जाएंगे दोस्तों, आधे लोगों को पता नहीं होगा। यदि माहेश्वर सूत्र में अंतिम हलंत वर्णों की दोस्तों संख्या पूछ ली जाए आपसे, तो सभी का आंसर दोस्तों जो आप सोच रहे हैं वो दोस्तों गलत ही सोच रहे हैं। सभी का आंसर दोस्तों 14 ही होगा, सभी लोग 14 ही इसका आंसर दे रहे होंगे, जो कि दोस्तों गलत है। तो दोस्तों अंतिम यानी कि दोस्तों मैं पूछ रहा था आपसे माहेश्वर सूत्र में हलंत वर्णों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो आपका आंसर 14 होगा, जो कि गलत होगा। तो हलंत वर्णों की संख्या दोस्तों 15 होती है, ये आपको याद रखना है। और याद ही नहीं रखना, मैं दोस्तों कारण शायद बताता हूँ। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए दोस्तों 14 तो आप जानते हैं, यानी कि दोस्तों एक और जैसे लड़ होता है दोस्तों, लड़ तो माहेश्वर सूत्र में भी होता है, तो यहाँ तक तो दोस्तों 14 हो गए, समझ लेंगे एक बार। इसकी दोस्तों हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और लास्ट में ये ला बचता है, तो दोस्तों ये भी हलंत ही हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, टोटल 15 वर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा इस वर्ण विचार को दोस्तों, लेकिन अभी अपना टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। ये टॉपिक दोस्तों अभी और चलेगा दोस्तों आधा एक घंटा तक, लेकिन दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, इसलिए दोस्तों मुझे क्लास को एंड करना पड़ रहा है। अब दोस्तों जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें से जो वर्ण विचार का बचा हुआ भाग है, जैसे दोस्तों प्रयत्न बोलते हैं या यत्न बोलते हैं उसको, वो भी दोस्तों 2 प्रकार के बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। फिर दोस्तों उसमें आभ्यंतर प्रयत्न में भी वो 5 प्रकार के और बाह्य प्रयत्न में भी वो 11 प्रकार के, यानी कि 10 प्रकार के। तो दोस्तों उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अगला टॉपिक भी उसी में दोस्तों जोड़ेंगे। जो छोटा टॉपिक होगा दोस्तों उसी में एडजस्ट करके दोस्तों ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, तभी दोस्तों मैं आगे की क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराऊँगा। नहीं दोस्तों मैं आपके लिए क्लासें नहीं देने वाला दोस्तों, मैं संस्कृत की क्लास को ही देख के जान जाऊंगा कि आप दोस्तों इस क्लास को कितना देखते हैं या नहीं देखते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार से मैं आपको क्लास दोस्तों देने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्लासें कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।